नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इन फोकस में आपका स्वागत है। मशहूर लिरिसिस्ट और कवि नीरज ने 1969 में लिखे गीत में कहा था कि काल का पहिया घूमे रे भैया, लाख तरह इंसान चले, कर्म अगर अच्छा है तेरा, किस्मत तेरी दासी है, दिल है तेरा साफ तो प्यारे, घर घर मथुरा काशी है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली की सत्ता से बेदखल हुए अरविंद केजरीवाल के लिए पहिया है वो घूम गया है। सत्ता गई तो गई, कट्टर ईमानदार होने का टाइटल भीषण संकट में है। कैसे? आप जिस्ट के साथ हैं, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। सन 2011 टाइम मैगजीन के अनुसार अन्ना हजारे की अगुवाई में चला भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन उस साल की देश की ही नहीं, दुनिया की टॉप 10 खबरों में से एक थी। 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे ने जंतर मंतर पर एक भूख हड़ताल शुरू करी। सरकारों में ईमानदारी भरने के लिए शुरू हुए उस आंदोलन से उगी थी आम आदमी पार्टी और उभरे थे अरविंद केजरीवाल। करीब 14 साल बीत चुके हैं, जिसमें से 11 साल करीब केजरीवाल और आप दिल्ली में सत्ता में रही है। 14 साल पहले दिल्ली के लोग उन्हें हेल करते थे। उन्हीं केजरीवाल का सफर इस बीच जेल से गुजरा। वो और उनकी पार्टी के 17 नेता जेल का दौरा कर आए हैं। आरोपों से घिरे केजरीवाल ने ईडी और सीबीआई को मोदी सरकार का एजेंट बुलाया। कोर्ट से उन्हें चुनावों से पहले बेल इस शर्त पर हुई कि वो ना तो सीएम के दफ्तर में बैठेंगे, ना फाइल साइन करेंगे, ना ही कोई पॉलिसी बनाएंगे। केजरीवाल अपने आप को और पार्टी को राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बताते हैं। दिल्ली असेंबली में खुद को कट्टर ईमानदार का मेडल उन्होंने खुद ही प्रदान किया था। दिल्ली की जनता के मन में दो चीजें हैं, दो बातें हैं। एक, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। केजरीवाल का सुरक्षा कवच रहा है उनका भ्रष्टाचार के खिलाफ होना, पारदर्शी होना। जिस कांग्रेस के खिलाफ 2011 में उन्होंने बिगुल बजाया था, उसने भी सीएजी की तमाम रिपोर्ट जैसे कॉमनवेल्थ 2G पार्लियामेंट में टेबल की थी। मगर ऐसा क्या हुआ कि ट्रांसपेरेंसी के पक्षधर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली चुनावों तक सीएजी की 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 14 रिपोर्ट ठंडे बस्ते में रख दी। मगर ये जैसा कवि नीरज ने कहा है कि काल का पहिया घूम गया। बीजेपी सत्ता में है, मौका है सीएजी की 14 में से एक अहम रिपोर्ट जो केजरीवाल सरकार की नई आबकारी या शराब नीति पर है, वो तीर की तरह कमान से निकल चुकी है। रिपोर्ट आज बड़े इंतजार के बाद दिल्ली असेंबली में नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पेश कर दी। वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। अब 408 पन्नों की रिपोर्ट का सार यह है कि जो इतने सालों में आरोप सुनते रहे, उनमें से ज्यादातर सीएजी कहती है कि गलत नहीं है। तो पहले देख लेते हैं कि रिपोर्ट कहती क्या है। मोटा मोटा रिपोर्ट का सबसे बड़ा आकलन 2000 करोड़ का घाटा। यह पोल खोलती है सीएजी की रिपोर्ट कि अरविंद केजरीवाल की सरकार की आबकारी नीति जो शुरू हुई थी नई, उसमें 2002 करोड़ का घाटा हुआ दिल्ली को राजस्व का। अब सीएजी रिपोर्ट का दूसरा पोल खोल, जो नई शराब नीति को लेकर के है 2021-22 वाली, जो अरविंद केजरीवाल लाए थे, कि रिपोर्ट चाहती थी, यानी उसका उद्देश्य ये था, जो नई पॉलिसी लाई गई थी, कि मोनोपोली और कार्टेल खत्म हो जाएं। शराब व्यापारी ये करते हैं, सभी इलाकों में एक समान सप्लाई हो, ट्रांसपेरेंसी से लाइसेंस दिए जाएं, जो जिम्मेदार खिलाड़ी हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हीं को अनुमति मिले। उसके अलावा अवैध शराब की बिक्री रुक जाए। मगर नीति लड़खड़ा ही नहीं, धराशायी हो गई। आनन फानन में आरोपों के चलते नीति वापस ले ली गई। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि किन गड़बड़ियों के चलते घाटे हुए। नीति को दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दी थी, जो ओरिजिनल मंजूरी थी, यानी कोई भी बदलाव कैबिनेट और एलजी के अनुमोदन के बाद ही पास होना चाहिए था। लेकिन सीएजी रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। वो इस तरह से कहती है कि मेरी मर्जी मेरी शराब नीति, ये सरकार जैसे कह रही थी। अब उसमें नंबर 1 पे आई है कि कैबिनेट की मंजूरी की अनदेखी की गई, ली ही नहीं गई। एग्जेम्पशन और रिलैक्सेशन जो दिए गए वो बिना कैबिनेट या एलजी की मंजूरी के थे। उसके बाद आता है नंबर 2, जो शराब नीति में कमियां थी, उसका नंबर 2 आता है कि जो एक्सपर्ट कमेटी बनी थी इस शराब नीति की, जिसने अनुमोदन किया था, उसकी सिफारिशों को दरकिनार कर दिया गया
और दरकिनार किया गया बिना कोई कारण बताए हुए। अब आता है नंबर 3, प्राइवेट प्लेयर्स को होलसेल लाइसेंस दे दिए गए। सरकारी एंटिटी जो थी बेचने वाली शराब की, वो दरकिनार कर दी गई, यानी पूर्णतया प्राइवेटाइजेशन हो गया एक तरह से। उसके बाद आता है नंबर 4, पहले प्रति बोतल यानी जो रिकमेंडेशन वगैरह थी उसमें था कि प्रति बोतल एक्साइज लिया जाएगा, वो खत्म कर दिया गया। लाइसेंस शुल्क में एक्साइज की अग्रिम वसूली की जाने लगी, यानी जो लाइसेंस शुल्क ज़्यादा उसी से ही उसी समय पे वसूली होगी। 5वां नंबर, जो एप्लीकेंट्स थे यानी जो शराब के लाइसेंसेस के लिए आते थे, उनको अधिकतम 2 दुकान की जगह मिलनी थी, लेकिन दी कितनी गई? 54 रिटेल दुकानों तक की अनुमति मिल गई। 54 रिटेल दुकान, 2 की जगह 54 की। उसके बाद नीति के डिजाइन और लाइसेंसेस में गड़बड़ी पाई सीएजी ने। पॉलिसी के वो कहती है कि पॉलिसी के खिलाफ थी, मगर इसके चलते शराब कंपनी और थोक व्यापारी जो हैं वो एक हो गए, यानी एक ही एंटिटी हो गए, पहले अलग अलग होते थे। 27 वार्ड में से एक रिटेल जोन बने, उससे उनकी मोनोपोली बनी गई, यानी जो मोनोपोली हटाने के लिए बनी थी पॉलिसी, उसमें मोनोपोली फॉर्म हो गई। सिर्फ 14 लाइसेंसेस मिले, इनमें IMFL यानी इंडिया मेड फॉरेन लिकर और फॉरेन लिकर बेचने के लिए। इसके मुकाबले जो 2020-21 में 77 लाइसेंस थे, उसमें 24 सप्लायर थे। यही नहीं, रिपोर्ट कहती है कि धांधली और भी गहरी थी। आइए ये भी देखते हैं। अब नई नीति के हिसाब से दिल्ली के 32 जोन में 849 दुकानें थी, यानी वेंड्स जिन्हें कहते हैं 249 थी, 849 थी। 22 एंटिटीज को लाइसेंस मिले, लेकिन पुरानी नीति जो थी उसमें 377 रिटेल दुकानों के लाइसेंस 4 सरकारी संस्थानों को मिले थे, 262 प्राइवेट लोगों को लाइसेंस मिले थे। रिपोर्ट के अनुसार इसका गलत असर पड़ा यह कि एक नई नीति के चलते कई लोगों को एक से ज्यादा जोन में लाइसेंस मिले, क्योंकि वो रिलेटेड बिजनेस एंटिटीज थी, यानी एक कंपनी में एक आदमी था, वो दूसरी कंपनी में भी स्टेक होल्डर था, तो वो दूसरी कंपनी को जो लाइसेंस मिला उसके जरिए उसकी क्रॉस ओनरशिप हो गई। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न गड़बड़ा गया। हुआ ये कि ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेशन हो गया लाइसेंसेस का दिल्ली के एक एरिया में। तो ये नक्शा देखिए आप, नई नीति के चलते कुछ इलाकों में, खासकर सेंट्रल दिल्ली और आसपास में ज़्यादा लाइसेंसेस चले गए और कुछ में बिल्कुल नहीं थे। तो अब इसके कारण क्या हुआ? जो स्टेटेड पॉलिसी का ध्येय था नई पॉलिसी का, एक्साइज पॉलिसी का, कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे शहर में, वो नहीं हुआ। अब इसके चलते एक्सक्लूसिविटी अरेंजमेंट्स बन गई, यानी लोगों को वहां पे मोनोपोलिस्टिक एक्सक्लूसिविटी चलाने का मौका मिल गया। उसमें वो ब्रांड पुशिंग कर रहे थे, यानी अपनी पसंद की ब्रांड को ज्यादा चला सकते थे। लेकिन मामला यही नहीं रुका, कुछ लाइसेंस धारियों ने लाइसेंस ले लिए, फिर पॉलिसी जब तक चली तब तक उन्होंने लाइसेंस रखे, मगर कई ने लाइसेंस बीच में सरेंडर कर दिए, क्योंकि उनको लगता होगा मुनाफा कम था। इससे क्या हुआ कि कुछ इलाकों में डिसरप्शन हुआ। क्यों? क्योंकि पॉलिसी में कोई भी क्लॉज नहीं था या कि नोटिस दिया जाए कि साहब आप सरेंडर करना चाहते हैं, वेंड बंद करना चाहते हैं, तो उससे पहले आप एक समय का नोटिस दें, या उसको रीटेंडर नहीं किया गया। तो सीएजी रिपोर्ट क्या कहती है कि 890 करोड़ का नुकसान तो हुआ। सरकार ने जो सरेंडर्ड लाइसेंस थे उनको दोबारा क्रियान्वित यानी चालू नहीं किया, यानी रीटेंडर नहीं किया। 941 करोड़ का नुकसान हुआ एग्जेम्पशंस के कारण, जो एग्जेम्पशंस दिए गए थे। 144 करोड़ का नुकसान हुआ फीस माफी के कारण, क्योंकि वो कोविड का पीरियड था, उसको लेकर के कहा गया कि फीस माफी होगी। 27 करोड़ का जो नुकसान हुआ वो सिक्योरिटी डिपॉजिट ना लेने के कारण हुआ। यानी एक सीरीज है, सीएजी रिपोर्ट ने बताया है कि किस मद में कितना नुकसान हुआ। अब तो आपने देखा कि कहां कितना किस कारण नुकसान हुआ, मगर इस शराब नीति की असल कहानी छुपी है कि पॉलिसी बदली कैसे, जिसके चलते नुकसान हुआ। पॉलिसी कैबिनेट ने कैसे पास की थी और कैसे उसे बदला गया बिना कैबिनेट या एलजी की मंजूरी के, यानी खेल कहां हुआ, ये इसमें छुपा है। अब पॉलिसी बनाई गई थी एक एक्सपर्ट यानी विशेषज्ञ समिति द्वारा, मगर उसे एक जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने एक रिपोर्ट के जरिए बदल दिया। तो इस रिपोर्ट के बदलने में क्या हुआ? तो पहला बदलाव थोक शराब व्यापार के मामले में जो विशेषज्ञ समिति थी उसने कहा कि थोक व्यापार के लिए
सरकारी स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन होना चाहिए, यानी थोक के लिए एक सरकारी एंटिटी होनी चाहिए। जीओएम की रिपोर्ट यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की रिपोर्ट ने बदल दिया कि थोक व्यापार में निजी संस्थाएं आएंगी, तो ये बदल गया। उसके बाद दूसरा मामला है आबकारी मूल्य और मूल्य निर्धारण का, यानी किस तरह कीमत तय की जाएगी। विशेषज्ञ समिति ने कहा था कि प्रति बोतल आबकारी शुल्क लिया जाएगा, जो अमूमन सारे राज्यों में है। जीओएम की रिपोर्ट ने क्या कह दिया कि फैक्ट्री के मूल पर एमएसपी, यानी जिसे एक्स डिस्टिलरी कहते हैं, उस रेट पर एमएसपी तय होगी। आबकारी शुल्क और वैट एडवांस में ले लिया जाएगा। तो ये एक बदलाव बड़ा वहां पे किया गया। अगला है खुदरा शराब व्यापार, यानी जो रिटेल का है। विशेषज्ञ समिति ने कहा था रिटेल में न्यूनतम सरकार हो, यानी न्यूनतम यानी कम होनी चाहिए, मगर यह नहीं कहा था कि बिल्कुल ना हो। जीओएम ने सरकार को रिटेल से बाहर कर दिया, यानी रिटेल वेंडिंग में सरकार गायब हो गई। अधिकतम खुदरा लाइसेंस जो थे वो विशेषज्ञ समिति ने कहा था कि एक व्यक्ति को अधिकतम 2 दुकान यानी वेंड, 2 लिकर वेंड होने चाहिए उसके पास। जीओएम रिपोर्ट ने कह दिया कि एक आवेदक को अधिकतम 54 तक जा सकता है, यानी सोचे कि 27 गुना बढ़ गया ये। अब इस पूरे मामले से मुख्य निष्कर्ष क्या है कि मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादा माथापच्ची ना करनी पड़े, कि सरकारी थोक व्यापार से हट करके शराब का व्यापार जो था दिल्ली में, वो सरकारी थोक व्यापार से हट करके निजी क्षेत्र को सौंप दिया गया, होलसेल थोक का। आबकारी शुल्क प्रति बोतल के बजाय लाइसेंस शुल्क के साथ एडवांस में वसूला गया। एक मुश्त पेमेंट आ गई साहब, ये घोटाले का सबब था। खुदरा शराब व्यापार को पूरी तरह से निजी हाथों में सौंप दिया गया। देयर वाज नो गवर्नमेंट लेफ्ट इन इट। लॉटरी सिस्टम को हटा दिया गया और बोली प्रणाली लागू की गई, जिससे केवल बड़ी कंपनियों को फायदा हुआ। छोटी कंपनी इस बोली लगाने में नहीं आती है क्योंकि उनके पास दे डोंट हैव डीप पॉकेट्स। अधिकतम खुदरा वेंड जो थे यानी दुकानें जो थी, उनकी सीमा बढ़ाई गई, जिससे बाजार पर कुछ कंपनियों का वर्चस्व, जो एकाधिकार मोनोपोली है, वो बढ़ गई। अब चलते हैं अहम मुद्दे पे, इसका राजनीतिक फॉलआउट। राजनीतिक फॉलआउट जो है इस पॉलिसी का अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा सेटबैक जो उनके पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव करियर में रहा, वो ये शराब पॉलिसी रही। उसके बाद से अरविंद केजरीवाल एंड आम गवर्नमेंट वो नेवर द सेम, कुछ भी उनके लिए वो नहीं रहा जो पुराना था, हनीमून जैसे खत्म हो गया। उसके चलते ही क्या हुआ, वो विवादों में घिर गए। पॉलिसी आई, वापस ली गई, कोर्ट, कचहरी, मुकदमा, पुलिस, ईडी, सीबीआई, सब कुछ हो गई। और हैरत की बात यह है कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो एक समय पर उनकी सहयोगी होती थी, वो हमलावर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसे बीजेपी को हराना है, एक उनका बड़ा टेम्पलेट था। लेकिन इस पॉलिसी के खिलाफ आवाज़ जो है कि घोटाला हुआ है, ये सबसे पहले कांग्रेस ने उठाई, बीजेपी ने बाद में उसे लपक लिया। तो क्या है कि इसका राजनीतिक फॉलआउट पर क्या हुआ कि अभी अगर देखें तो असेंबली में बीजेपी हमलावर है। केजरीवाल हाउस में पार्टी के नेतृत्व के लिए नहीं है, क्योंकि वो चुनाव हार चुके हैं। यानी पूरा दारोमदार जो है वो आतिशी और बाकी नेताओं पे है, विधायकों पे है। इससे बीजेपी और आम आदमी पार्टी की कड़वाहट जरूर बढ़ेगी, मगर कहीं पे एक रैलिंग पॉइंट जो है वो नहीं होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हाउस में नहीं है। ये रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि शराब की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। सब जानते हैं कि किस पार्टी के लोगों के पास इन शराब के ठेके थे। आप इस सीएजी रिपोर्ट की पेज 59 पे देखिए तो सीएजी रिपोर्ट बार बार कह रही है कि जिनके पास शराब के ठेके थे वहां से स्मगलिंग हो रही थी, वहां से ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी और दिल्ली सरकार को रेवेन्यू लॉस हो रहा था। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी ताकत जो दिल्ली की जनता ने उनको दिया था, उसका उपयोग वो सिर्फ इसलिए करते रहे कि सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर न आने दिया जाए। अब यहां पे अगला प्रश्न ये उठता है कि एक रिपोर्ट नहीं है, ये 14 रिपोर्ट हैं, एक हो गई, 13 बची हैं। एक एक करके बीजेपी जो है वो सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करेगी, टेबल की फाइंडिंग को उठा करके पब्लिक डोमेन में लाएगी, केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी पर हमला करेगी। केजरीवाल ने चुनाव से पहले जब ये आरोप उठा था कि सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि हजारों का घोटाला है, तब उन्होंने कहा, उनकी पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये रिपोर्ट तो ऐसा लगता है कि ये बीजेपी के दफ्तर में या बीजेपी के नेताओं के दफ्तर में लिखी गई है।
कहां से सीएजी रिपोर्ट? बीजेपी के दफ्तर में बनती है सीएजी रिपोर्ट। सीएजी रिपोर्ट है कहां? उस समय भले ही कह दिया गया क्योंकि रिपोर्ट नहीं थी, मगर रिपोर्ट का ना टेबल करना आम जनमानस में इस तरह से परसीव किया जाएगा कि दाढ़ी में, चोर की दाढ़ी में तिनका था, दाल में कुछ काला था, शायद इसीलिए ये रिपोर्ट टेबल नहीं की गई। और इसलिए इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पे अगर सवाल उठाए जाते हैं आप द्वारा, तो जनता में उसका कितना असर होगा ये देखना पड़ेगा। अब सीएजी रिपोर्ट्स के कारण दिल्ली लोकसभा और उन राज्यों में जहां अरविंद केजरीवाल विस्तार में लगे थे, वहां आम आदमी पार्टी की गाड़ी जरूर धीमी होगी। क्यों? क्योंकि क्रेडिबिलिटी, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं अलग हूं, आई एम डिफरेंट, मैं ईमानदार हूं, वो डिफरेंट फैक्टर जो है वो खटाई में पड़ गया है। अब इंडिया ब्लॉक के लिए भी ये सरदर्द बन जाएगा। कांग्रेस इस समय आक्रामक है, चुनाव उसने लड़ा नहीं। अरविंद केजरीवाल को करीब 11 से 14 सीटों में आम आदमी पार्टी को चोट पहुंचाई, जो कि वो जीत सकती थी, मगर वोट डिवीजन के कारण बीजेपी को फायदा हो गया। अब केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस आक्रामक है, तो उनकी डिफेंस में नहीं उतरेगी, क्योंकि एक समय पर यह भी याद रखिए कि केजरीवाल ने सीएजी की तमाम रिपोर्ट को लेकर के उनके बलबूते पर कांग्रेस के खिलाफ कैंपेन खड़ा किया था और कांग्रेस की जगह दिल्ली, पंजाब, तमाम जगह पे खा गए थे। यहां से देखना यह होगा, जो सबसे अहम सवाल है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पॉलिटिकल कैपिटल कैसे आगे करते हैं, कैसे बचाते हैं जो उनकी पॉलिटिकल बची है। एक राज्य में उनकी सरकार है, तमाम राज्यों में वो एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो किस प्लैंक पे वो जाएंगे और अपनी पॉलिटिकल कैपिटल कैसे बचाएंगे। और आखिरी चीज शायद ये है कि अरविंद केजरीवाल को अपना जो ईमानदार वाला जो उनका टैग है उसको रिकवर करना होगा, क्योंकि वो मैंने टैग, जैसे मैंने कहा कि वही उनको डिस्टिंग्विश करता है बाकी नेताओं से। क्योंकि अगर वो नहीं है तो अरविंद केजरीवाल इज जस्ट अनदर पॉलिटिकल लीडर, एक और राजनेता, आम आदमी पार्टी एक और पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।